आज 17 अक्टूबर है। ये दिन खास तौर से हिंदुस्तान में मुसलमानों का जो सबसे बड़ा मदरसा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ये उसके संस्थापक के पैदाइश का दिन है। और आज हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि पूरे देश में आज इस दिन के ऊपर बात होनी चाहिए थी, ये बात नहीं हुई। आखिर सर सैयद अहमद खां, जिसको तमाम मुसलमानों ने हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के और जो आज के हैं, वो उसको अपना असली मसीहा मानते हैं और उनके बारे में तरह तरह की बातें की गई। ये बात अलग है कि उसी तालीमी इदारे में मैं पैदा हुआ, वहीं पढ़ा, और इस विषय पर देश के जाने माने एक ऐसा हिस्टोरियन जो न सिर्फ हिस्ट्री पढ़ाता है बल्कि आज के कंटेम्पररी इश्यूज को, इवेंट्स को हिस्ट्री से लिंक अप भी करते हैं, प्रोफेसर कपिल कुमार हमारे साथ हैं। कपिल साहब, मैं अपने दिल की दो बात कह करके चाहता हूं कि आप इस पर रोशनी डालें, क्योंकि मुझे याद है कि उनकी, सर सैयद की एक मेरठ की स्पीच जिसका अक्सर जिक्र होता है, आप खुद मेरठ के हैं और उन तमाम चीज़ों को आपने पढ़ा है, एक लंबे वक्त तक आपने इनके ऊपर पूरा अध्ययन किया है, चाहे ये सर सैयद अहमद खां हो, मोहम्मद इकबाल हो और भारत का पार्टीशन। हम जब वहां थे तो एक वहां सर सैयद डिनर हुआ करता है, सर सैयद डे के ऊपर, उसे सर सैयद डे कहते हैं, और पूरी दुनिया में जहां भी अलीगढ़ बरादरी है उसे मनाती है। और ये बात हम बहुत बचपन से सुनते आए हैं और हमारे दिमाग में भी इसी किस्म का तासुर था कि सर सैयद ने यह कहा कि हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन है, उसकी एक आंख हिंदू है और एक आंख मुसलमान है, अगर एक भी आंख खराब हो गई तो ये दुल्हन बहुत बदसूरत होगी। और इसके बाद ऐसा लगता था कि साहब सेकुलरिज्म का और नेशनलिज्म का कोई मसीहा पैदा हो गया, और ये हम भी सुनते रहे और हमने भी ये सुना। लेकिन आज इस संचार क्रांति ने बहुत सारी चीजें पब्लिक डोमेन में ला दी हैं, लेकिन फिर भी एक ऐसे शख्स को जिसका पूरा चरित्र डूबियस हो, जिसने पाकिस्तान बनने का आइडिया निकाला हो, जिसने पाकिस्तान बनने की भूमिका निभाई हो, खामोशी से निभाई हो, और पाकिस्तान बनने के बाद एक इस तरीके का, जिसे कह सकते हैं, जबकि 27 मार्च 1898 में उनका देहांत हो गया था, लेकिन जिसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड, इंटेलेक्चुअल जो नर्सरी पैदा बनाई उन्होंने, उसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहा जाता है। सर सैयद के बारे में आप क्या सोचते हैं? और आज सरकारें इस मुस्लिम वोट बैंक की वजह से सर सैयद के बारे में कुछ भी कह देती हैं, लेकिन एक हिस्टोरियन के नाते आप उस शहर के भी हैं जहां वो काफी लंबे वक्त तक रहे, और आपने उस यूनिवर्सिटी को बहुत पास से भी देखा है, सोच को भी देखा है। आपका आज 17 अक्टूबर को सर सैयद के बारे में क्या राय है, क्या रिसर्च है? वाकई वो हिंदुस्तान को एक दुल्हन मानते थे या इस हिंदुस्तान की उस दुल्हन को उजाड़ने वालों में उनका नाम था? प्रोफेसर कपिल कुमार साहब, आप अपनी बात रखें। धन्यवाद पुष्पेंद्र जी। आपने जो ये कोटेशन बताई कि वो दो आंखें हैं, दो आंखों के तारे हैं, ये सब जो कहा गया, इसी के बाद एक स्पीच और भी है उनकी, दिसंबर 1887 की, मेरठ के अंदर, जिस स्पीच में कहा गया कि एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। और अब थोड़ा इस परिप्रेक्ष्य को समझना भी हमें चाहिए। जी जी कि एक तरफ ये स्पीच के दो आंखें हैं और दूसरी तरफ दो तलवारें एक मयान में नहीं रह सकती। ये दो आंखों वाली स्पीच क्यों दी गई? एक इतिहासकार हुए हैं सुखबीर चौधरी, और उन्होंने 2 वॉल्यूम की किताब लिखी थी, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। हालांकि वो खुद कम्युनिस्ट थे, लेकिन उनका जो काम था उसको कभी भारत के इन बड़े कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने उस किताब का कभी नाम तक नहीं लिया। उसके अंदर, और मेरी उनसे मुलाकात काफी रही किसी जमाने में, जब मैं पीएचडी कर रहा था, तो वो बेचारे बैठे रहते थे, खाने को भी नहीं होता था उनके पास, सप्रू हाउस की लाइब्रेरी में। तो उन्होंने एक बहुत अहम बात उस किताब में लिखी थी। उन्होंने लिखा कि सर सैयद अहमद ये चाहते थे
कि उनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए बुला करके। वाह वाह, और क्या ख्वाहिश। क्योंकि वो जो है अपने आप को सबसे बड़ा मुसलमानों का लीडर हिंदुस्तान में समझते थे, और उनकी जगह पे जब कांग्रेस ने बदरुद्दीन तायब जी को बुला लिया अध्यक्षता करने के लिए 87, तो उन्होंने स्टेटमेंट वहां पे पहला इसलिए दिया था कि अध्यक्ष के लिए बुलाया जाए, और दूसरे स्टेटमेंट में फिर अपनी असलियत पे आ गए कि दो तलवारें एक म्यान में नहीं रह सकती। और यहां मैं एक और चीज बता दूं, ये बदरुद्दीन तायब जी फिर वही थे जिन्हें अंग्रेजों ने बाद में जज बना दिया था, और इन्होंने हमारे कई क्रांतिकारियों को और उनको सबको जो है सजाएं भी दी, लेकिन कांग्रेस ने उनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था। अब अगर आप सैयद अहमद खां के शुरुआत पे आते हैं, तो केवल जो टू नेशन थ्योरी है उसके दार्शनिक जनक ही नहीं है, वो एक और बहुत बड़ी बात के दार्शनिक जनक है, और दार्शनिक ही नहीं व्यवहारिक जनक है, जिसको लोग अक्सर एक तरफ उठा के ताक पे रखते थे। जिन्होंने भी उनकी किताब असबाब बगावत ए हिंदुस्तान ए हिंद पढ़ी है, जो 1857 पे उन्होंने किताब लिखी, मुझे उर्दू नहीं आती लेकिन मैंने उसका पूरा ट्रांसलेशन पढ़ा है, और उस ट्रांसलेशन को एक मैं नाम भूल रहा हूं, बहुत फेमस मुस्लिम है, उन्होंने ही किया है ट्रांसलेशन उसका। उसके अंदर अगर आप उसे ध्यान से पढ़ें उस किताब, तो जो जो बातें उन्होंने उस किताब में कही है, वो बातें केवल टू नेशन थ्योरी ही नहीं है, वो बात केवल अंग्रेजों के साथ मिलके हिंदुओं पे हुकूमत करने की ही नहीं है, बल्कि वो अंग्रेजों को डिवाइड एंड रूल की जो नीति अंग्रेजों ने अपनाई, उस नीति को प्रेरित करने के लिए उसमें बातें कही गई, और मैं आऊंगा अभी उसमें। लेकिन आने से पहले मैं एक बात और आज कहना चाहता हूं। अभी पिछले 3-4 दिन के ही परिप्रेक्ष्य में, क्या आप मजाक देखिए इस देश में इतिहास का, कि जिस व्यक्ति ने 1857 को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया हो, वो तो इस देश के लिए गद्दार है, उसने माफी मांग ली अंग्रेजों से। और जिस व्यक्ति ने 1857 में हिस्सा लेने वालों को हरामी कहा हो, बदजात कहा हो, बदमाश कहा हो, वो बहुत बड़ा नेता और बहुत बड़ा सुधारक है। जिस व्यक्ति ने कितने साल अंडमान की जेल में काटे, कोहलू चलाया, चक्की चलाई, उल्टा टंगा, कोड़े खाए, एकांतवास में जिसे रखा गया जहां लोग पागल हो जाते थे, वो व्यक्ति गद्दार है। लेकिन जिस व्यक्ति ने 1857 में अंग्रेजों का साथ दिया, वो व्यक्ति महान। ये विडंबना है इस देश की, ये विडंबना है इस देश की। कई और ऐसी चीजें मैं आपको इन दोनों के व्यक्तित्वों में तुलना करके दे सकता हूं, लेकिन ये जो पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट है, एक लिमिट होती है भाई। हम चाहते हैं सब बिरादरियां मिलकर के रहें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इतिहास से छेड़छाड़ करते हैं। और जिस तरीके की छेड़छाड़ कम्युनिस्टों ने की, कांग्रेसियों ने उससे कोई कम छेड़छाड़ नहीं। पता नहीं आपकी नजर में अभी वो आया या नहीं आया, और मुझे तो हंसी आ गई कि ऐसी बेवकूफी भी ये कर सकते हैं। वो प्रोफेसर नीलाद्री भट्टाचार्य जेएनयू में वो एडवाइजर थे एनसीईआरटी के यूपीए के काल में, तो इन्होंने 2 आर्टिकल छापे ऑक्सफोर्ड से,
कि एज एडवाइजर होते हुए इन्होंने क्या इंस्ट्रक्शंस दी इतिहास लिखने वालों को कि कैसे ये इतिहास हमें लिखना है, कैसे इसको वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखते हुए अपनी विचारधारा के उसमें ढालते हुए हमको लिखना है, क्या क्या चीज हमें इतिहास में नहीं लिखनी, किन चीजों को हमें इतिहास से बाहर करना है और किस तरीके से हमें अपना पॉलिटिकल नैरेटिव इसमें सेटअप करना है। मैं आपको भेज दूंगा मेल पे वो दोनों आर्टिकल्स। मतलब एक तो आपने किया, ऊपर से सीना जोड़ी करके आप कह रहे हैं कि हम नहीं। 57 के अंदर सैयद अहमद खान साहब ने केवल अंग्रेजों का साथ ही नहीं दिया, बिजनौर में थे, ये डिप्टी कमिश्नर थे या क्या थे, उन्हें बचाया ही नहीं, बल्कि इसके बाद जो चीजें उन्होंने लिखी इसके ऊपर, वो मैं आपको 3-4 उदाहरण उनके दे देता हूं। पहली बात वो कहते हैं कि जितने मुसलमानों ने इसमें हिस्सा लिया वो सारे के सारे कसाई थे या जुलाहे थे, और ये बज्जात और बदमाश थे। ये उनके शब्द हैं, ये मेरे शब्द नहीं। तो मतलब बहादुर शाह जफर भी बज्जात था और बदमाश था, या अजीमुल्लाह भी बज्जात और बदमाश था। ये एक स्टेटमेंट। दूसरा वो कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान तो कभी एक के साथ रह ही नहीं सकते। ये तो अंग्रेजों ने एक पलटन में इन्हें रख करके इनको साथ रहने का मौका दे दिया, इसलिए ये इकट्ठे उठ के खड़े हो गए। अंग्रेजों को तो ये चाहिए था कि जैसी नादिर शाह ने ईरान को जीतने के बाद में नीति बनाई थी कि फारसियों की एक अलग पलटन बनाई, अफगानों की अलग पलटन बनाई कि मौका आने पर उन्हें एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर सके, अंग्रेजों को पलटन वैसी बनानी चाहिए थी। हिंदुओं की अलग बनाते, मुसलमानों की अलग बनाते। डिवाइड एंड रूल जो मैंने आपको कहा, ये सैयद अहमद खान साहब ने अंग्रेजों को सिखाया था, जो अंग्रेजों ने बाद में आगे चल करके जो किया कि वो फर्स्ट रेजिमेंट, सेकंड इन्वेंट्री, थर्ड आर्टिलरी ये बनानी बंद कर दी, और उसके बाद में बनी तो मराठा रेजिमेंट बनी, जाट रेजिमेंट बनी, सिख रेजिमेंट बनी, गुरखा रेजिमेंट बनी, फिर इस तरीके से रेजिमेंट्स बननी शुरू हो गई, महार रेजिमेंट बनी, फिर इस तरीके से बननी शुरू हो गई। डिवाइड एंड रूल इन्होंने सिखाया। ये जो बज्जात शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया, एक तरफ तो ये कहते हैं कि मुसलमानों के अंदर कोई जाति नहीं होती, तो भाई मुझे जवाब दे दें फिर ये सैयद अहमद खान इनके सबसे बड़े समाज सुधारक इनके जो हैं वो बज्जात शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और यही नहीं, जब मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज बनाया तो कहा दिस कॉलेज इज नॉट मेंट फॉर इक्के वालाज, ये कॉलेज इक्के वालों के लिए नहीं। तो ये उस एरिस्टोक्रेसी का बयान कर रहे थे मुसलमानों के अंदर, जिसने जिंदगी भर अंग्रेजों की चाकरी। अंग्रेजों ने तो इनको दिया ना, वो क्या कहलाता था, वो स्टार ऑफ द एम्पायर, क्या एग्जैक्ट शब्द थे, स्टार ऑफ द एम्पायर कुछ वो उपाधि होती थी। मैं बताता हूँ, मेरे पे कहीं लिखा था मैंने, हाँ, ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडियन एम्पायर। और उसी के बाद आगे चल के उसको बढ़ा करके भी दिया फिर किंग कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर। लेकिन वो गद्दार नहीं है, वो अंग्रेजों के साथ ही नहीं है, वो तो बहुत बड़े रिफॉर्मर, बहुत बड़ा रिफॉर्म उन्होंने किया। यही नहीं, जो इन्होंने ये किताब लिखी 1857 के ऊपर, इनके कई मित्र थे जिन्होंने उसमें हिस्सा लिया था। उनमें से कुछ की फोटो में भी डाली थी इन्होंने किताब में, और दूसरे एडिशन में फोटो हटा दी।
जब दोबारा एडिशन निकाला। तो भाई तुम्हारे जितने मित्र थे जिन्होंने उसमें हिस्सा लिया, तुम तो ये भी कहती हो कि मेरी अम्मा के ऊपर भी अंग्रेजों ने अत्याचार किए थे, तो सारे के सारे बदमाश थे। आपके दोस्त जिनके साथ उठते खाते पीते थे आप, वो सारे के सारे बज्जात थे। क्या? और एक बहुत ही और सीरियस इनका वो है स्टेटमेंट जो लोगों में नहीं जाया था। इन्होंने एंग्लो मुस्लिम अलायंस बनाने की बात की, जिसमें इन्होंने कहा अंग्रेजों से कि तुम भी हुकूमत करने वाले हो, हम भी हुकूमत करने वाले हैं, तो अंग्रेजों का और मुसलमानों का एक अलायंस, एक गठन बनना चाहिए आपस में हिंदुओं के ऊपर राज करने। स्टेटमेंट्स को क्यों छुपाया? पाकिस्तान में तो खूब बढ़ चढ़ के स्टेटमेंट बताए जाते हैं, अब वहां जाके देखिए वो तो और पीछे चले जाते हैं। वो तो कहते हैं औरंगजेब ने पाकिस्तान बना दिया था पहले, उनकी इतिहास की किताबें कहती हैं। लेकिन हमारे जो सेकुलर इतिहासकार हैं वो इस बात को किसी पुस्तक में नहीं लिखे, वो किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि उन्हें सेकुलरिज्म की बीमारी है। ऐसा कर रहे हैं वो समझते हैं पता नहीं क्या हो जाएगा, और जबकि खुद ये मार्क्सिस्ट हमारे लिए धर्म कोई चीज नहीं है, हमारे लिए वो कोई चीज नहीं है। अरे भाई तुम्हें सेकुलरिज्म का मीनिंग भी मालूम है क्या है? तुमने तो सेकुलरिज्म को सेकुलरिज्म बना दिया। कौन सी परिभाषा सेकुलरिज्म की मुझे ये बताइए जो कहती है कि आप किसी एक कम्युनिटी का अपीजमेंट करेंगे? सेकुलरिज्म साफ है, धर्म से राज्य का विच्छेद, जो जर्मनी में हुआ, जो फ्रांस में हुआ, जो इंग्लैंड में हुआ। लेकिन हमारे लिए वो शब्द खास होगा, हम उसका अपना मतलब दूसरा इंडियन इंग्लिश बना करके दूसरा मतलब निकालेंगे उसका, और नतीजा ये है कि इसी ने आगे चल करके जिन्ना पैदा किया और इसी ने इकबाल पैदा किया, और इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार अगर कोई है तो कांग्रेस है। मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस बार बार ये कहती रही 1885 के बाद से कि हम तो सब सारे हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम हिंदू मुसलमान सबका प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन क्या कांग्रेस ने कभी सैयद अहमद खां को चैलेंज किया कि तुमने जो मोहम्मदन एजुकेशनल वो कॉन्फ्रेंस के नाम पे बनाई, मोहम्मदन का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, तुमने ये किया? ये गलत है। तो जिन्ना को भी बहुत बाद में जाके जब पाकिस्तान की डिमांड आ गई तब जाके इन्होंने कहना शुरू किया कि नहीं, जिन्ना सारे मुसलमानों का नेतृत्व नहीं करता है। मुस्लिम लीग से पैक्ट किया नहीं किया 1916 में कांग्रेस ने? अगर सेकुलर कांग्रेस थी तो मुस्लिम लीग से पैक्ट करके क्यों माना रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम की अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज का? अगर आप सेकुलर थे तो 1937 के चुनाव से पहले आपने क्यों यूपी में पैक्ट किया कि चाहे कोई कितनी सीट जीते सरकार मिलकर बनाएंगे? और सबसे बड़ी बात, अगर आपके सेकुलरिज्म के सिद्धांत इतने प्रबल और मजबूत थे तो आपने देश का बंटवारा फिर धर्म के आधार के ऊपर क्यों माना? और अगर माना धर्म के आधार के ऊपर तो फिर उसको पूरी तरीके से धार्मिक आधार पे क्यों नहीं माना? जो आज हो रहा है आप देखिए ना कि एक बार को पाकिस्तान से तो रिफ्यूजी आना रुक गया इधर 47 के बाद, ज्यादा ज्यादा 48 तक आया है कुछ, और वहीं उन्होंने माइनॉरिटी जो हिंदू थी, सिख थे, उनको खत्म करना शुरू किया,
जबरन उनको परिवर्तित करना शुरू किया, आज भी जो पाकिस्तान में हो रहा है। लेकिन ईस्ट बंगाल, ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से आप देखिए कि लगातार हिंदुओं का पलायन होता रहा। सन 46 से शुरू हो गया था वो नवाखली के बाद से, 47 से भी नहीं, जो आज तक हो रहा है। जो अभी 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 तीन परसों भी हुआ है बांग्लादेश, परसों भी हुआ, वही मैंने कहा है जो बांग्लादेश के अंदर, जी 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 परसों भी हुआ है। ये किसी आज के एक सेकुलर की आवाज सुनी आपने उसके ऊपर? वो बड़ी घूमती है ना आज मंदिरों में जाके, और वो दिखाना कि हम ये हैं, हम वो हैं, संस्कृत के श्लोक भी पढ़े जा रहे हैं, सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन इसके ऊपर क्या एक स्टेटमेंट आया इनका किसी का? ये क्या हो रहा है? तो आप उठाते जाइए इन तत्वों को, ऊपर उठाते जाइए। असलियत को मत देखिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आप ये देखिए कि जो बात सैयद अहमद खान ने उस समय कही थी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाते हुए कि दिस कॉलेज इज नॉट मेंट फॉर इक्केवालास, आज भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो कि सेंट्रल विश्वविद्यालय है, और माफ कीजिए जिसको माइनॉरिटी स्टेटस नहीं मिला हुआ है संविधान से, जामिया को मिल गया, वहां पे ना दलित का ना ओबीसी का ना एडमिशन में रिजर्वेशन है और ना उनका रिजर्वेशन अपॉइंटमेंट्स में। एक संविधान के अंदर आप 370 की बात करते थे, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अपने अंदर एक अपना संविधान है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के एक्ट्स के अलावा। अब आवाज तो उठा के देख लीजिए वहां पे। ये जितने आज बात कर रहे हैं दलित मुस्लिम अलायंस की, कोई रावण खड़ा हो गया है, वो ओवासी रोज चिल्लाता है, अरे भाई ओवासी साहब बड़ी अच्छी बात है आप दलित मुस्लिम अलायंस की बात कर रहे हैं, तो जरा दलित को उसका संविधान का अधिकार तो दे दीजिए। ये रोज संविधान पे चिल्लाता है ओवासी। अलीगढ़ विश्वविद्यालय में दलित को उसका संवैधानिक अधिकार तो दे दीजिए। वहां जबान क्यों बंद हो जाती है? वहां इन्हें सैयद अहमद याद आ जाते हैं। इट इज नॉट मेंट फॉर इक्केवालास। ठीक है, मुसलमानों के लिए उन्होंने खोल दी यूनिवर्सिटी, खोल दी है कॉलेज, वो भी पैसा हिंदुओं से लेके। राजा महेंद्र प्रताप सिंह कितनी जमीनें दी, और आज इसीलिए वहां शायद दूसरा विश्वविद्यालय की नींव भी रखी गई है राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम के ऊपर। लेकिन ये पूरा एक तरीका बन गया वहां पे, एक ऐसी विरासत छोड़ी कि वहां पे पाकिस्तान का झंडा भी जब चाहेंगे लोग फैला देंगे, जिन्ना की फोटो भी जब चाहे लगा देंगे, वहां पे टुकड़े होंगे के नारे भी वहां पे लग जाएंगे। और हमारे जमाने एक लीडर थे, अब वो इस वक्त नहीं है, अब वो फौत हो गए। वो ये कहा करते थे, उनका स्टेटमेंट छपा था वो उस जमाने, इलाहाबाद से एक मैगजीन निकलती थी माया मैगजीन, उसमें उनका, वहां से एक और मैगजीन थी प्रोब मैगजीन छपती थी। डॉक्टर साहब उसमें उन्होंने कहा वी वांट टू क्रिएट ए पाकिस्तान विद एन एएमयू। ये उनका स्टेटमेंट है। वो हमारे सीनियर थे, अब नहीं है, लेकिन ये सब मैं देखता रहा हूं। और आपने एक बात जब ये कहा कि इसका मजहब के आधार पर बंटवारे की बात जब कही, तो मैं समझता हूं कि अंबेडकर ने अपनी किताब पाकिस्तान और भारत का अथवा भारत का विभाजन जो किताब है, इस किताब में तो उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई भारत और पाकिस्तान का विभाजन मजहब के आधार पर हुआ है, तो ये बंटवारा तब तक पूरा नहीं माना जाएगा जब तक भारत में कोई भी एक मुसलमान रह जाए। इतनी साफ शब्दों में कहा उन्होंने। देखिए ऐसा है, वो जोगेंद्रनाथ मंडल का किस्सा आपको मालूम? जी जी, पूरा सर सब हमारे यहाँ को पता लोगों को, आम लोगों को नहीं मालूम है जी, क्योंकि इतिहास की किताबों में नहीं लाया कि जोगेंद्रनाथ मंडल को जब जिन्ना ने वो
दलित थे तो पाकिस्तान बुला लिया और उनको पहला कानून मंत्री बना दिया पाकिस्तान में। जी 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 जी। और कैसे फिर जोगेंद्रनाथ मंडल वहां से भागे हैं ईस्ट पाकिस्तान से और यहां से आके अपना इस्तीफा दिया है, और जो दास्तान उन्होंने सुनाई है कि हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है इस पाकिस्तान के अंदर, जो वही है जो परसों हो रहा है। ये उनके लिए जो क्योंकि वो सोशल इंजीनियरिंग की जो बात करते हैं दलित मुस्लिम अलायंस की, और जो आदमी खुद बज्जात शब्द इस्तेमाल कर रहा है, जिसको ये अपना लीडर मानते हैं कि वो बज्जात थे जिन्होंने 1857 में हिस्सा लिया, और जिंदगी भर जिस आदमी ने अंग्रेजों की चाकरी की हो वो तो हीरो है साहब। कौम के लिए वो कॉलेज बना दिया, एक दो कॉलेज क्या खोल दिए, एक यूनिवर्सिटी क्या खोल दी, 85 लोगों ने हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटियां खोली है इस तरीके की। और अब तो जो आप देखिए ना, अब ये जो पकड़े जा रहे हैं आजम खां वगैरह, ये कौम के नाम पे यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं। नहीं, और देखिए जानबूझ के कपिल साहब वो जो रामपुर में उस बदमाश ने जो यूनिवर्सिटी खोली है उसका नाम मौलाना मोहम्मद अली और जौहर अली रखा है। ये कौन लोग थे? ये तो खिलाफत मूवमेंट के मैसेंजर थे हिंदुस्तान में भाई। देखिए, मैं एक बार इस्लामिक कॉलेज चेन्नई में बोल रहा था, 2-3 साल पहले की बात है, मुझे इनवाइट किया था, तो मैंने वहां सवाल उठाया था। मैंने कहा आप कहते हैं मुसलमान गरीब है, नौकरी नहीं मिलती, पढ़ाई नहीं होती, पर मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि जो लोग आपके नाम पे, आपकी कौम के नाम पे नेतागिरी करते हैं, उनके कुनबे के कुनबे इतने अमीर कैसे? उनके बच्चे कैसे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं और विदेशों में नौकरी करते हैं? उन पे इतनी जागीरें कहां से आ गई? मगर जिस दिन आप ये गिरबान में हाथ डाल के पूछ लेंगे ना, असलियत सामने आ जाएगी। लेकिन इसमें प्रोफेसर साहब ये देखें, वो जो बात बार बार कहा जाता है, वो जिस तरीके से यहाँ हिंदुस्तान में एक ड्रामा चला, मनमोहन सिंह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चकवाल डिस्ट्रिक्ट से आए और लाहौर से साजिद सच्चर आए और सच्चर कमेटी बनी, तब भी ये तो 2005 में भी राग चलता रहा कि मुसलमान बड़े गरीब हैं, बड़े परेशान। लेकिन आप एक और ताज्जुब की बात देखिए कि 1947 से लेकर के आज तक कुल मिला के कोई 70-72 साल के सफर में 30 साल 6 मुसलमान इस देश के शिक्षा मंत्री रहे हैं, और कहते हैं साहब वो शिक्षा में पीछे हैं। वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, शिक्षा मंत्री भी रहे, कैबिनेट मंत्री भी रहे, सब जगह रहे। और मैं एक और सवाल यहां पूछना चाहता हूं कि कौन सी सेकुलर स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फिर माइनॉरिटी और नॉन माइनॉरिटी की बात करता है? और जो माइनॉरिटी का सवाल है, ये माइनॉरिटी का सवाल किस तरीके से तय होगा? एक अगर कॉलेज है, मान लीजिए, उस कॉलेज का अगर मैनेजमेंट माइनॉरिटी है लेकिन विद्यार्थी सारे वहां पे मेजोरिटी के पढ़ने वाले हैं, तो ये कैसे तय होगा कि ये माइनॉरिटी है या मेजोरिटी? भैया तो आप रखिए माइनॉरिटी का अपना और रखिए उन्हीं के लिए, फायदे आप सारे मेजोरिटी वाले लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ पूरा माइनॉरिटी का स्टेटस का फायदा उठाएगा। स्टीफेंस कॉलेज क्या करता है, या और जितने क्या करते हैं? ये बुनियादी 47 में जो रखी गई, मैं बताऊं, बहुत कम लोगों को मालूम है कि 47 के अंदर मेवातिस्तान की भी डिमांड उठी थी, नू के इलाके में। आयूब आलम या कुछ नाम था उस लीडर का, उसको गोपीचंद भार्गव ने बंद करवा दिया पकड़ करके, और जितने ये लोग थे इनके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए और इनके कॉलेज बंद कर दिए। तो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जी ने, एक कांग्रेस के नेता इनके होते थे श्री प्रकाश,
उनके जिम्मे ये काम सौंपा और उसके बाद में गोपीचंद भार्गव को चिट्ठी लिखी, पंजाब के प्राइम मिनिस्टर कहलाते थे उस समय, कि आपने इसको दिल्ली पुलिस से कैसे अरेस्ट करा दिया, ये इलाका तो मेवात का आपके पंजाब में आता है। अब मुझे तो श्री प्रकाश बता रहे हैं कि हमें उसकी जरूरत बाहर है, वो हमारे लिए जेल से बाहर फायदेमंद है, आपने जेल में कैसे बंद करवा दिया? उसको छुड़वाया, सारे फंड्स रिलीज करवाए जो रोके हुए थे और किए हुए थे। और आज उसी मेवात में आप नूह के इलाके में देख रहे हैं क्या हो रहा। वहां तो मांग की जा रही है कि हमारी परसेंटेज बढ़ गई है, यहाँ डीएम भी मुसलमान होना चाहिए, यहाँ एसएसपी भी मुसलमान होना चाहिए। ना आपको कि क्या हो रहा। तो ये किस तरीके से ये चीजें होंगी और सैयद अहमद खां का पूजन होता रहेगा, मेरी तो समझ में नहीं आता। मेरी तो ये सुखबीर चौधरी वाली किताब जो आपको बता रहा हूँ, ये एमए में पढ़ी थी मैं, तब से सैयद अहमद खां ने अपनी राजनीति से क्या नुकसान पहुंचाया। यही नहीं है कि उन्होंने और किताब लिखी थी, द लॉयल मुसलमान्स, और उसमें उन सब मुसलमानों का ब्यौरा दिया जो अंग्रेजों के बहुत लॉयल थे, उनके स्वामी भक्त थे, उसमें उन सब का जिक्र किया। और ये बार बार प्रूव किया अंग्रेजों के सामने कि साहब मुस्लिम तो आपके बहुत स्वामी भक्त हैं, तो हिंदू हैं जो भड़का करके लड़ते आप, हम तो आपके हैं। उर्दू को लैंग्वेज बनाने में, सरकारी इस्तेमाल करने में, वो करने में, सब चीजों में इनको जज भी बनाया गया कहीं पे, ये छोटी मोटी अदालत का। और 2 बार इंग्लैंड में सम्मान दिया गया है। लेकिन ये महान है, सैयद अहमद खां साहब हैं। सावरकर तो बेचारे गद्दार थे, सावरकर ने तो माफी मांग ली थी, सावरकर ने तो चिट्ठी लिख दी थी। और इसको कराने में मैं बताऊं आपको, इन चीजों को इस तरीके से बढ़ावा देने में हमारे गांधीवाद का बहुत बड़ा हाथ। चौरी चौरा के मुकदमे में मनोहर मालवीय सामने आए, उन्होंने बचाया फांसी होने से कितने लोग, गांधी नहीं किया, तो कोर्ट का बाइकआउट किया हुआ था। लेकिन जब अब्दुल बारी पे और उस पे मुकदमा चलता है, और इसी पे ये जो खिलाफत वाला लीडर बता रहे हैं आप, क्या नाम है इसका, अली, मौलाना मोहम्मद अली जौहर अली, हाँ, जब इन पे मुकदमे चलते हैं तो गांधी फिर चोगा पहन के कोर्ट में पहुंच जाते हैं। क्या है नहीं प्रोफेसर साहब, मुझे मेरी कपिल भाई एक बात ये है कि देखिए, ये तो माना हमने कि क्या क्या हुआ किस तरीके से, लेकिन आज तो कुछ भी दूध का दूध पानी का पानी साफ है। कौन मुनाफिक था, कौन गद्दार था, कौन अंग्रेजों का चापलूस था, किसको मोहम्मद इकबाल को सर का खर खिताब दिया गया, सर का खिताब इस मक्कार सर सैयद अहमद खां को भी दिया गया। तो ये तो कोई मतलब ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये तो एक पुरानी टैक्टिस है उनकी कि गोली भी चलाओ, गुंडागर्दी भी करो, बदमाशी भी करो और विक्टिम कार्ड भी खेलो। ये तो आज भी जारी है। बस सवाल सबसे बड़ा ये है कि जहां आपने एक बात कही और आज के जो संदर्भ में फिर दोबारा से ये कंट्रोवर्सी खड़ी करने की कोशिश की जा रही है, तो जहां एक तरफ हिंदुस्तान का पढ़ा लिखा मुसलमान, जाहिल मुसलमान, व्यापारी मुसलमान, उसने बहुत दूर तक अपने लोगों को पहचान लिया था कि कौन हमारे लिए एक दूर की सोच रखता है, कौन हमारे लिए हल्की सोच रखता है, वहां कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन सावरकर को लेकर के कंफ्यूजन तो हिंदू समाज में ही है। अगर सावरकर थे तो संघ में भी कभी उनको उस तरीके का संघ ने अपना हीरो नहीं माना, कभी उनके आइकॉन नहीं रहे। संघ के उस हिंदुत्व को कभी आगे नहीं बढ़ाया गया। संघ का भी जो हिंदुत्व है वो तो टेरिटोरियल हिंदुत्व है। तो मैं ये कहूंगा कि आज देखिए कि आप खुद ही कह रहे हैं कि जिस आदमी ने एंग्लो मुस्लिम अलायंस बनाया हो, जिस आदमी ने सर का खिताब लिया हो, जो आदमी अंग्रेजों की चापलूसी करता रहा हो, जो आदमी 1857 के उस गदर को एक तरीके से बज़ात और शब्द इस्तेमाल नहीं कर, इस किस्म के लोगों का उसमें बात, वो आदमी आज भी इस देश में एक
भारत को दो दुल्हन है और उसकी आंखें हैं और ये है, और वो आज भी पनप रहा है और आज भी उस तरीके की सोच को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन सावरकर के बारे में वो चिट्ठी नहीं मिलकर दे रही कि भाई वो कब माफी मांगी थी, कहां माफी मांगी थी। ना उनके पास सर का खिताब है, ना वो अंग्रेजों से कुछ कहने गए, और अगर वो सर अंग्रेजों के बहुत नजदीक थे या अंग्रेजों से बड़ा कुछ फायदा ले रहे थे, तो ये मुसलमान अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो सब्जी बेच रहा है, चाहे वो तांगा चला रहा है, चाहे वो इक्का चला रहा है, सावरकर के नाम के बारे में उसको सारी जानकारी, वो कहता है माफी मांगी थी, माफी मांगी थी। तो ये एक तरीका है कि आपके आइकॉन को कैसे डिमोलिश किया जाए एक नैरेटिव से, और अपने उस मक्कार चोर मुनाफिक को, उस सरसैयद अहमद खां को कैसा हीरो प्रोजेक्ट किया। लेकिन मेरा सवाल, आज तो सारी चीजें बदली हैं, वो इतिहासकार एक्सपोज हो गए। आप जैसे लोगों ने देश में पिछले 20-25 साल में जो काम किया है, चाहे वो एकेडमिक काम हो, चाहे वो आपका पॉलिटिकल काम हो, चाहे वो आपका सब्जेक्टिव काम हो, तमाम सारी चीजों से बहुत सारी चीजें एक्सपोज हो गई। लेकिन आज भी सावरकर का नैरेटिव कमजोर है और सरसैयद अहमद खां का नैरेटिव मजबूत है। तो क्या हमारी कम्युनिटी यानी सनातनी हिंदू अपने आइकॉन को पहचान नहीं पाती, उसको उसके लिए नैरेटिव नहीं बनाती, या उसको शायद अभी भी तथाकथित हिंदूवादी लोगों ने उसको सही पर्सपेक्टिव ही नहीं दिखाया है? तो मैं ये कहता हूं, आप जैसे लोग जब इसमें इतनी ताकत के साथ लगे हुए हैं, जो आपने जिस तरीके से सुभाष चंद्र बोस के सिलसिले से इस देश को सारे नए नए डायमेंशंस दिए। अक्टूबर का महीना है, 21 अक्टूबर को जिस तरीके से भारत की आजादी की उन्होंने घोषणा की, तो माना कि पुरानी सरकारों ने ये सब किया, लेकिन आज तो केंद्र में एक राष्ट्रवादी सरकार है। तो इन नैरेटिव को मजबूत क्यों नहीं किया जा रहा? वो इतिहास के पन्ने जो छुपे हुए हैं, वो किताबें, वो डॉक्यूमेंट, वो तमाम सारी चीजें बाहर क्यों नहीं आ रही? और आप तो अपने पर्सनल रिसोर्सेज से, अपने पर्सनल कॉन्टेक्ट से उन चीजों को कर रहे हैं। तो क्या आप भी सरकार की उदासीनता लगती है कि जो चोर थे वो हवलदार बन गए हैं, और जो हवलदार थे उन्हें चोर बताया जा रहा है? मेरा सवाल आपसे भाई, मैंने एक बार 1-2 लाइन बनाई थी जी, मैंने लाइन बनाई थी कि चोरों की बस्ती में दरोगा को ढूंढते हो, चोरों की बस्ती में दरोगा को ढूंढते हो, यहां जो आया वही डकैत हो गया। क्या बात है, क्या बात है। अफसोस होने लगता है। हमसे कहा जाता है नया इतिहास दीजिए। मेरा कहना है नया इतिहास नहीं होता। हम शोध करते हैं, कुछ नए साक्ष्य सामने आते हैं, हम उनको सामने लाते हैं, या जिन साक्ष्यों को जो मौजूद थे उन्हें छुपाया गया है उनको सामने लाते हैं। भर जाता है सोशल मीडिया, हमें ऐसा इतिहासकार चाहिए, हमें राष्ट्रवादी इतिहासकार चाहिए। हमारे साथी ये भूल जाते हैं कि इतिहास जो है वो कोई भानुमति का भंडारा नहीं है जो आपने वहां से उठाया और यहां पे रख दिया आपने और इतिहास बन गया। आज ऐतिहासिक शोध जो है, क्योंकि हमने जवाब इनका साइंटिफिक उस पर देना है, हमने मार्क्सवादी इतिहासकारों वाला वो नहीं करना। परहैप्स, कुड हैव बीन, मे बी, देयरफॉर, मैं वो हिस्ट्री नहीं देखता। मैं कन्विक्शन से बोलता हूं, जब तक मैं उस चीज का सबूत नहीं देख लेता और मेरे पास वो एविडेंस नहीं होती, मैं नहीं बोलता। और वो एविडेंस लाने के लिए, शोध करने के लिए, मुझको मालूम है, आज भी मैंने जो ट्रस्ट बनाया है, मेरा 90,000 रुपए महीने का खर्चा उसमें हो रहा है। 2 स्कॉलर हैं। आपने कोई ट्रस्ट बनाया, ये मुझे पता नहीं है, ये उसका क्या नाम है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अनर्थिंग सप्रेस्ड रियलिटीज ऑफ हिंदुस्तानी हिस्ट्री। इसके माध्यम से आप क्या करना चाहते हैं प्रोफेसर? इसके माध्यम से जो इतिहास के अंदर तथ्यों को छुपाया गया, जैसे आज मैंने लेक्चर दिया, जो चीजें हमारी युवा पीढ़ी को नहीं मालूम है, मेरा यह मानना है कि इतिहास को हम लोगों को पुस्तकों में या जर्नल्स में या लाइब्रेरी में या सेमिनार रूम में कैद नहीं करना चाहिए। इतिहास जनता का है, इतिहास जनता तक जाना चाहिए। तो सबसे पहला कार्य जो मैंने इसमें किया है कि 100 छोटे छोटे वीडियो, आप यूट्यूब पे देखिएगा, 2 दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया है, मेरी चैनल पे है, आजाद हिंद दल के ऊपर। और क्या महत्ता है उसकी आजाद हिंद दल की, कि जैसे आईसीएस होता था, ये मसूरी वाली जो ट्रेनिंग होती है, ऐसे पैरेलल 2 ट्रेनिंग सेंटर नेताजी ने खड़े कर दिए थे कि जिन इलाकों को हम अंग्रेजों से याद कराएंगे, उनमें जो सिविलियन हुकूमत होगी, जो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, वो हमारे भारतीय दृष्टिकोण से ट्रेन किए हुए लोग।
हमने दूसरा तथ्य दिया। ये कह देते थे नेताजी तोजो का कुत्ता और ये नक्सली पता नहीं क्या क्या बकवास करते थे कि जब अराकान के अंदर आजाद हिंद फौज चली जापानी फौज के साथ में, तो नेताजी का एक एग्रीमेंट हुआ कि जितने हिस्सों को अंग्रेजों से मुक्त करा के भारत के आजाद कराया जाएगा, वहां पे जापानी झंडा नहीं लगेगा, वहां पे हिंदुस्तान का झंडा लगेगा। उन इलाकों का जो प्रशासन है वो आजाद हिंद सरकार की तरफ से होगा, जापानियों की तरफ से नहीं होगा। 1 साल तक अंडमान जापानियों के पास रहा था, उसको वापस लिया। तो इस तरीके के जो तथ्य हैं इतिहास के अंदर, आज ही मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया है कश्मीर को लेकर, कल परसों उसे अपलोड करूंगा। मकबूल शेरवानी का मैंने जिक्र किया उसके, जिसने 2 दिन तक पाकिस्तान के रेडर्स को और आर्मी को श्रीनगर की तरफ घुसने नहीं दिया। अकेले मोटरसाइकिल पे लेके जाता था और वो कि इधर से मत जाना, इधर हिंदुस्तानी फौज आ गई। और जब पाकिस्तानियों को पता लगा तो उसको टांग करके चौराहे के बीच में 14 गोली मारी गई थी और टुकड़े कर दिए गए थे। ये भी एक नेशनलिस्ट नैरेटिव था। तो हम इस मैं उसमें आऊंगा और 21 अक्टूबर को मैं आपसे फिर दरखास्त करूंगा कि रहें, क्योंकि 21 अक्टूबर 1943 की डेट पिछले 4-5 साल में देश को पता चली, इससे पहले जो इस पे कोई बातचीत नहीं होती थी। लेकिन मेरा आज फोकस इस मुनाफिक मक्कार सर सैयद के ऊपर है कि इसका नैरेटिव पाकिस्तान के अंदर भी एक ये लंबे समय तक बहस हुई कि हमें जिन्ना के मॉडल से फायदा हुआ या हमें सर सैयद के मॉडल से फायदा हुआ। तो वहां ये लंबी बहस में ये कंक्लूजन निकला, जब मैं उस वक्त वहां के एक चैनल के लिए काम करता था, तो उस बहस में ये हुआ कि अगर हम सर सैयद के मॉडल पे चलते तो ये जो हमने पाकिस्तान लिया है, हम और 10-20 साल रुक जाते और पूरा हिंदुस्तान में हमारी हुकूमत होती और हमारी ताकत होती अगर हम सर सैयद के मॉडल से चलते। तो जिन्ना के मॉडल से चलने से उनको ये मानना था कि जो भारत में मुसलमान है वो बड़ा अपोलोजिस्टिक हो गया, शुरू में थोड़ा डिफेंसिव हो गया और हमने एक टुकड़ा तो ले लिया, लेकिन जो लार्जर पोर्शन है वो आज भी हिंदुओं के पास में है। तो सर सैयद के मॉडल को लेकर के पाकिस्तान में बहस का ये नतीजा और कंक्लूजन निकला, काफी लंबे समय तक चली, बड़ी अखबारों में चलती थी, उस जमाने मेरा बड़ा आना जाना था कि सर सैयद ने तो आपको पूरे हिंदुस्तान लेने की थ्योरी समझाई थी, आप जल्दबाजी में एक टुकड़ा लेकर निकल गए। तो अगर आप वहां रहते तो आज तो हिंदुस्तान में आपकी ताकत होती, आपके बड़े बड़े सरमाएदार थे, आपके बड़े लोग थे, आपने खामखा उनको बाहर लेकर के एक टुकड़ा ले लिया और आप उसकी वजह से हमेशा अपोलोजिस्टिक रहता है हिंदुस्तान का मुसलमान। तो आज जिस तरीके के हिंदुस्तान के मुसलमान की जो पोजीशन है कि वो सेकुलर स्टेट में भी अपना दबंगई करता है, राष्ट्रवादी सरकार आ जाती है तो उसे अपीस करती है, सेकुलर आती है तो अपीस करती है, लेफ्टिस्ट आता है तो अपीस करता है और उसका अखलाक मर जाता है तो पूरी दुनिया में हंगामा मच जाता है। और यहाँ 161 हिंदुओं की हत्याएं मॉब लिंचिंग में मुसलमान करते हैं 3 साल में, लेकिन इस खबर को बात करने से हिंदू एक्टिविस्ट हो जाता है। तो ये जो थी, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो मैं आपको एक ये बताऊं कि अगर ये सैयद अहमद खान के कहने पे चलते और 20 साल रुक जाते और पूरा हिंदुस्तान लेने की बात करते, अंग्रेज बहुत चालाक कौम थी, वो पूरा हिंदुस्तान इनके हाथ में नहीं देता। मैं बताऊं आपको, क्योंकि उसका एम एक और था कि पूरा इंडिया एक ऐसा सशक्त राष्ट्र ना हो जाए। पार्टीशन के पीछे भी एक ये कारण था कि नहीं तो इंडिया दुनिया को हिला के रखते। ये अंग्रेज बहुत चालाक थे इस मामले में, उन्हें हिंदुस्तान के रिसोर्सेज मालूम थे, उन्हें हिंदुस्तान के आदमी की मेहनत करने की क्षमता मालूम थी, उसकी लॉयल्टी मालूम थी, सब कुछ मालूम था। हाँ, वो अलग बात है कि अगर 20 साल बाद देते तो पता लगता कि वो डिवाइड करते तो पता लगा हिंदुओं को वो इलाका मिल गया जो पाकिस्तान का छोटा इलाका है और बाकी इस इलाका जो है पाकिस्तान बन गया, जिसकी तरफ कुछ मामला बढ़ रहा है अब आजकल। मैंने बचपन में अपने कानों से मेरठ में सुना है स्लोगन कि वो लड़के लिया था पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। और गजवाए हिंद की जो कॉन्सेप्ट है उसको तो पूरा ऑपरेशनलाइज किया ही गया है, लेकिन जो अमेरिका ने कर दिया अफगानिस्तान के अंदर, मैंने कहा एक डिबेट में कि अमेरिका ने तो अब गजवाए यूरोप के रास्ते भी खोल दिए।
लेकिन कपिल भाई जो बात आप कह रहे हैं वो तो हमने एएमयू में भी बहुत नारे सुने कि लड़के लिए आए पाकिस्तान हंस के लिए। लेकिन इस पे मेरा एक मेरी रीसेंट जो मुझे बातें पता चली उस पे मैं आपको बताता हूँ। भाई पाकिस्तान तो ले लिया, लड़के समझ में आता है, वो उनके पास चला गया, बात खत्म हो गई। लेकिन जब वो ये कहते थे, हम जब स्कूल में वहां पढ़ते थे मेट्रो सर्किल में और वो तमाम सुनते थे तो शायद हमको उतना कॉन्शियसनेस नहीं थी। लेकिन आज मुझे लगता है कि जो बात हिंदुस्तान में ये कही जा रही थी कि लड़के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान, आज मुझे लगता है वो 100% सच हो चुकी है। और वो किस लिए सच हो चुकी है, मैं आपसे एक बात शेयर कर रहा हूं, शायद आपकी नॉलेज में ना आई हो। 2013 में भारत की संसद में दोनों सदनों में एक कानून पास हुआ। उस कानून का नाम है वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट 2013। कपिल भाई, पता नहीं हमारे देश के सियासतदानों को यह पता है या नहीं पता है, या राष्ट्रवादियों को पता है या नहीं पता है, या हिंदू दुकानें जो चलाते हैं उनको पता है या नहीं पता, मैं नहीं जानता। हमारे यहां जीएसटी कैसे बढ़ा इसका तो सबको पता है। 2013 में वक्फ प्रॉपर्टी कानून जो बना है उसका सेक्शन 40, कपिल भाई मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, उसका सेक्शन 40 ये कहता है कि वक्फ बोर्ड के 2 कारिंदे वो हिंदुस्तान के किसी कोने में बैठे हों और कपिल साहब के मकान का एड्रेस दे करके उनको सिर्फ ये कहना है, उन्हें प्रूफ नहीं करना है, उन्हें डॉक्यूमेंट नहीं देना है, और वो सिर्फ ये महसूस करते हैं कि प्रोफेसर कपिल कुमार का मकान वक्फ प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। और इसके कहने के बाद सेक्शन 40 का जो अगला पॉइंट है वो ये कहता है कि वो आदेश देंगे, यानी ही वो 2 कौड़ी के मौलाना, छोटे भाई का पजामा और बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए, वो भारत की जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उसके डीएम या एसएसपी जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी उसको आदेश देंगे कि इस प्रॉपर्टी को तत्काल खाली करा के हैंडओवर किया जाए, और वो उनके ऑर्डर को कंप्लायंस करेगा और फिर उनको रिपोर्ट करेगा। और उस प्रॉपर्टी के बाद आप जब कोर्ट जाने की बात करेंगे, अपने कागज दिखाएंगे, तो आपको हाई कोर्ट उस पर सुनवाई नहीं कर सकता, आपको अपनी अपील वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड के ट्राइब्यूनल में करनी है। तो आप मुझे बता दीजिए कि इस देश पे जो जमीन है, जब वही आपके हाथ से संसद ने उनको दे दी है कि सिर्फ उनको प्रूफ नहीं करना है, आपको प्रूफ करना है, तो आप प्रूफ करने कागज हैं, लेकिन आपकी सुनवाई तो हाई कोर्ट में भी नहीं होगी। तो मैं मानता हूं कि जो बात वो कह रहे थे कि हंस के लेंगे पाकिस्तान भारत, तो आज तो स्थिति वही है, तो सब कुछ चला गया। तो नेताओं ने संविधान को इरोड करके आपने माइनॉरिटी कमीशन दिया, फिर सच्चर कमीशन दिया, फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट दे दिया, फिर आपने आखिर में जाकर के आपने माइनॉरिटी मिनिस्ट्री दे दी, फिर आपने वक्फ बोर्ड के तहत आपने भारत की जमीन दे दी उनको। इसलिए जगह जहां जहां दिल चाहे वो मस्जिद बनाए, उनको वही प्रूफ नहीं देना है। तो मैं कहता हूं कि उस एजेंडे पे तो चल पड़े हैं। अब भारत के नेता कहां किस उसमें खोए हुए हैं, कहां सेटिंग करके कि साहब यहां जीत जाएंगे, यहां सरकार बन जाएगी, आप बनाते रहिए सरकार। उनकी सरकार भी नहीं थी तब भी इतना इंपॉर्टेंट कानून उन्होंने पास करा लिया, और ये देश को पता नहीं है। तो मैं तो मानता हूं कि 1947 का जो लैंड जिहाद हुआ था गजवाए हिंद के तहत, आज उसकी जरूरत ही नहीं है। वो तो भारत में रहने के बाद भारत की पार्लियामेंट में दलालों को खरीद करके उन्होंने ये कानून पास करा लिया, और वो लोग आज अपने लोगों को नहीं बताना चाहते। तो हम लड़ किससे रहे? पुष्पेंद्र भाई, वो बर्मा से रोहिंग्या आए थे जी, उनको जम्मू तक का रास्ता भी मालूम था क्या? मैं वही कह रहा हूं, कैसे पहुंच गए वो? किसने बसाया उनको जम्मू में कैंटोनमेंट के पीछे ले जाके? ये जो शाहीन बाग हुआ, ये जब था जब 370 थी जी। आपको मालूम है शाहीन बाग जब हुआ है तो इस शाहीन बाग की जगह जो है इसको क्यों लेबोरेटरी बनाया गया? ये रोहिंग्या की थी शायद। पुष्पेंद्र भाई, ये जितनी शाहीन बाग की जमीन है, ये जमीन या तो डीडीए की है, या जामिया की है, या यूपी के खादर की है। और इस जमीन को माफिया ने टुकड़े काट काट करके इल्लीगली पैसा कमा के बांग्लादेशी मुसलमान को, यूपी से आने वाले मुसलमान को, बिहार से आने वाले मुसलमान को बेच दिया। तो उनपे कोई कागज अपनी मलकियत दिखाने का लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, अनऑथराइज्ड कॉलोनी है। तो बहुत बढ़िया लेबोरेटरी थी ये कि सीए की तहत, तभी तो 80 साल की दादी भी आके बिठा दी थी यहाँ पे कि तुम पे तो घर के कागज ही नहीं है, तुमको तो निकाल दिया जाएगा। ये है इसके पीछे का।
भूल ही। मैं घुमा के अपनी बात फिर वहीं ले जाना चाहता हूं कि मेरठ की जो पूरी स्पीच है जो आपने सुनी है, उसमें से आपने कई बातें आज बताई, कई चीजें उन्होंने, आपने कहा कि कहते वो 1887 की जो उनकी मेरठ में एक पहले स्पीच दी उन्होंने, और फिर बाद में स्पीच दी जब वो अध्यक्ष बनना चाहते थे कांग्रेस की, तो उन्होंने वो चापलूसी की और फिर उसके बाद ये चापलूसी की। क्या आपको लगता है कि अब समय आ गया है कि वीर सावरकर को लेकर के जिस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं, इसका मतलब है कि आप तथ्य कुछ भी हो, अगर आपकी मेजॉरिटी सारे लोग उस बात को सच बोले या झूठ बोले, वही नैरेटिव चलता है। अब ये एक नैरेटिव चलता रहा, चिट्ठी लिखी है। मैंने सुना है कि भारत के एक महान रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने एक नया उसमें डायमेंशन दे दिया है, वो पता नहीं कहां से इतिहास पढ़ के आए हैं, उन्होंने कहा है कि मतलब आप मुझे बताइए क्या कहते हैं, जब चीज को आप जानते नहीं है लेकिन वो भी बोलना है हमारे लिए। और कुछ नेताओं की तो आदत है क्योंकि उनको प्रधानमंत्री बनने की लाइन में लगे हुए हैं तो कुछ ना कुछ बोलना है, चाहे कितने बड़ा आप। पुष्पेंद्र भाई, हम जैसे इतिहासकारों को दरकिनार कर दिया जाता है। अभी मैं आपको बताता हूं, कश्मीर पे एक म्यूजियम बनाने का कॉन्सेप्ट मैंने दिया था, वो पीएमओ से अप्रूव हुआ और मुझको कहा गया कि आप इसे किसके इतिहासकार रहेंगे, और वो राघवेंद्र सिंह ने उसको एक म्यूजियोलॉजी की जो प्रोफेसर है उसको लिखने के लिए दे दिया। और अब मालूम है क्या कोशिश करवा रहा था कि कश्मीर के म्यूजियम को 47 पे खत्म कर दिया जाए। ये राघवेंद्र है कौन, कहां से आया, ये किसका रिश्तेदार है? ये पता नहीं, ये बंगाल कैडर से था, सुना इसकी काफी एकड़ जमीन एकड़ वो सब कुछ है बंगाल में। नहीं, इसका इतिहास से, इसका कल्चर से क्या लेना जाना है? निहायत ही अनकल्चर्ड आदमी लगता है। कहीं से पता नहीं, कोई एक दो मंत्रियों के भी जानकार रहे हैं, फिर जातिवाद वो सब इन्होंने किया है। खैर अब तो छुट्टी मिल गई है, उनसे मुक्ति मिल गई है। नहीं, मुक्ति मिल गई है, लेकिन होते वक्त तक तो इतना नुकसान करके गया ना। तो नुकसान वो कर गए हैं, और वो कितना नुकसान भरपूरा हो पाता है कि कश्मीर का म्यूजियम बनेगा और 47 तक बनेगा और 47 के बाद का उसमें नहीं रहेगा, तो फिर बताना क्या है युवा पीढ़ी को कश्मीर के बारे में। That's right. शेख अब्दुल्ला की कहानी पूरी सुनानी है कश्मीर की, नेहरू के साथ उसकी दोस्ती की, और कश्मीर की 47 तक स्टेट पीपल मूवमेंट की। और जो बाद में कश्मीर पे कबायली अटैक होता है, 370 बनती है, पीओके बनता है, शेख अब्दुल्ला अरेस्ट होता है। किसी ने कहा मुझसे, साहब वो कंटेंट कमेटी है। अरे मैं कभी कंटेंट कमेटी तो उस पर डिसीजन लेगी ना जो उसके सामने कंटेंट जाएगा, जब रिसर्च करने वालों को मालूम ही नहीं। देखिए, इन्होंने उसको ऐसा सत्यानाश करवाया, सरदार पटेल जी का म्यूजियम भी जो नर्मदा में बनाया, जिन साहब को दे दिया था, एक डॉक्यूमेंट नहीं लगाया सरदार पटेल। संजय जोशी जिन पे बाद में आया, वो आखिर में जब मुझे दिखाने लगे तो मुझसे बोले, कपिल साहब आप मुझ पे गुस्सा नहीं होंगे कि मेरे से पहले ये चीजें कर दी गई। देखिए, टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी चीज है, और मैं आपके माध्यम से आज प्रधानमंत्री जी से इस बात को कहना चाहता हूं कि टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि टेक्नोलॉजी मात्र एक टूल है, एक माध्यम है म्यूजियम्स के लिए। असली चीज म्यूजियम में कंटेंट है कि आप क्या कंटेंट जो है देना चाहते हैं। और मुझे आज इस बात का गर्व है कि 6 म्यूजियम मैंने बनाए हैं, 5 उनमें से आज पब्लिक डोमेन में है। किसी म्यूजियम को लेकर के उसके कंटेंट के ऊपर एक उंगली किसी ने नहीं उठाई। जलियांवाला बाग पे भी जो कंट्रोवर्सी खड़ी हुई, वो कंटेंट और साउंड लाइट शो को लेकर नहीं हुई, जिसका मैंने एक सेक्शन लिखा है। वही म्यूरल्स को लेकर, यही सेक्रेटरी साहब की थे, हमने समझाया था कि म्यूरल्स को अंदर लगाइए, म्यूजियम में नहीं, बाहर लगाएंगे, गली में भुगतिए। और इसीलिए वापस टॉपिक पे आते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि सैयद अहमद खां को लेकर के भी आप जो है, जो वास्तविकता है वो जनता के सामने रखी है। आप जितना वास्तविकता को छुपाएंगे, देखिए पिन को ज्यादा दबाएंगे ना तो उछल के मारता है ना वो। मैंने कहा बोलते हुए इस पे, परसों ईटीवी वालों ने मेरा इंटरव्यू लिया था उनपे,
वीर सावरकर जी पे। और उससे पहले वो डिबेट थी कौन सी चैनल पे, परसों तरसों जी पे थी शायद। तो मैंने कहा देखिए भाई, जो हमारे राष्ट्रीय क्रांतिकारी हैं उनके ऊपर ये अनपढ़ों वाली छीटाकशी बंद करिए। कांग्रेस के प्रवक्ता से, और मैंने कहा नहीं, इतने कंगाल निकाल दूंगा ना तुम्हारी कांग्रेस में से, तुमसे बचते नहीं बचेगा। मैं ये भी पूछ लूंगा कि चंद्रशेखर की मुखबरी किसने की थी, आजाद चंद्रशेखर की। वो तो सबको पता है, वो एक धर्मयुग मैगजीन आती थी, उसमें पूरा एक राइटअप लिखा मैंने था, जब वो तो सारी पूछा, फोटो है। मैंने कहा ये भी बता दो कि मोतीलाल नेहरू ने जो माफीनामा लिखा था नाभा में अरेस्ट होने के बाद जवाहरलाल नेहरू, मैं कहा ये भी बता दो कि सन 46 के अंदर कैबिनेट मिशन की मीटिंग छोड़ के नेहरू कश्मीर क्या करने गया था, और जब गिरफ्तार हो गया तो किसने छुड़वाया था। यही सब रहने दो, मत करो इन बातों को। लेकिन उन्हें तो हिंदुत्व पे अटैक करना है, उन्हें हिंदू पे अटैक करना है इनको। मैं कहा तुम्हें मालूम है हिंदुत्व का क्या है या हिंदू का क्या है। एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, लिस्टनर्स लाइक इट। एक को कबीर बेदी ने स्टेटमेंट दे दिया कि मुगल्स हैव बीन डेमोनाइज्ड। तो हमसे डिबेट में उस दिन कहा उन्होंने, मैं जाता नहीं हूं आजकल डिबेट में, मैंने प्रवक्ताओं के साथ जाना बंद कर दिया। बोले नहीं, आपकी बहुत जरूरत है। मैं गया उस दिन। तो अतीकुर रहमान साहब थे, एक स्कॉलर आते हैं मुंबई के इस्लामिक, हाँ हाँ हाँ, वो जाहिल जो है, वो इस्लामिक जाहिल। और एक कोई सुहेल चौधरी करके डायरेक्टर था। तो मैं कहा अतीकुर रहमान साहब, आप तो बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं, तो आपने तो बाबरनामा पढ़ा होगा, अकबरनामा पढ़ा होगा, बदौनी पढ़ा होगा, बरौनी। हाँ साहब, सब कुछ पढ़ा है, एक एक पेज पढ़ा है। तो मैं कहा भाई फिर हिंदुओं पे क्यों चार्ज लगा रहे हो कि हिंदू डेमोनाइज करते हैं मुगल? बोले क्या मतलब? मैं कहा बाबरनामा क्या किसी हिंदू ने लिखा है? बाबरनामा में बाबर ने खुद लिखा है कि मैंने इतने मंदिर तोड़े, मैंने इतने काफिरों का कत्ल करवाया, मैंने इतने काफिरों का धर्म परिवर्तन कराया। ये बाबर ने लिखा है। अकबरनामा में अकबर ने लिखा है कि उसने चित्तौड़गढ़ के अंदर कितने 40,000 हिंदू मारे। उसको आप बहुत बड़े गर्व की बात समझते हैं, प्राइड लेते हैं उसके अंदर। और हम अगर कह दें कि ये अत्याचार हुए उस जमाने के अंदर, तो उसे आप लोग कहते हैं डेमोनाइज कर दिया मुगल्स को। जबान नहीं खुल के दी। मगर तर्क में जवाब दीजिए मेरे, मैं तर्क कर रहा हूं आपसे, एविडेंस दे के बात कर रहा हूं। कोई दलित वाली बात भी उठाए कि मिडिवल पीरियड में दलित की क्या स्थिति थी, उस पर कोई काम नहीं करवाएंगे इरफान अभी, क्योंकि पूरा मुगल फ्यूडलिज्म जो है वो जिम्मेवार था। अब आप एक और मजे की बात देखिए कि सैयद अहमद खां पे जो ये रिसर्च कराते हैं, ये पूरी रिसर्च उनके सोशल रिफॉर्म, एजुकेशन रिफॉर्म, अहमद खान साइंस, उसको लेके कराते हैं। उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे क्यों नहीं रिसर्च कराते हैं हिंदुस्तान में? वहां पता चल जाएगा। नहीं करा। तो ये जो एक तरीका बन गया है इस देश के अंदर, उसका क्या नतीजा होगा मैं नहीं जानता। और जो मैं आपसे कह रहा था कि इतिहास लिखते हुए फिर ये आती है, किसके लिए लिखे इतिहास? नई चीज लिख के दी, उसको रीट्वीट करने में भी लोगों को दिक्कत है, लाइक करने में भी दिक्कत है। या कोई कह देगा हाँ जी बड़ी अच्छी बात की आपने, हम आपके साथ हैं। भैया मेरे साथ रहने से बात नहीं, वही होगा। ऐसे जो हमारे वो एफर्ट होते हैं, यही होगा। 8 महीने साल जितने दिन तक चला सकते हैं चला लेंगे, फिर थक के बैठ जाएंगे घर के। नहीं कपिल भाई, मुझे लगता है कि आप
सही कह तो रहे हैं, ऐसी बात तो नहीं है कि आप जो बात कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी मानता हूँ, मैं बड़ा होपफुल हूँ कि मैं जब भी जहाँ जाता हूँ लोग आपके बारे में पूछते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि देखिए ये उनका बड़ा पर्सनल एफर्ट है, इनके पास ना कोई करोड़ों रुपया है, ना कुछ है, ना उनके पास बड़ा स्टाफ है। मैंने कहा उसके बावजूद भी इतना उन्होंने काम किया है और ये बड़ा काबिल तारीफ है। इसलिए मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ और मुझे लगता है कि जो आपने ट्रस्ट बनाया है और एक अच्छी नीयत से बनाया है, और उसमें आप सब जानते हैं कि आपको कोई निजी तौर पे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये ज़रूर है कहीं उसमें हम सबकी कोताही है कि हमने उसको लोगों तक नहीं पहुँचाया। और मैं अब से उस ट्रस्ट के बारे में पब्लिक में बात करूँगा, लोगों से कहूँगा कि भई एक ही सिर्फ़ काम नहीं होता कि स्पीच देना है और यूट्यूब पे आकर के बैठ के डिस्कशन करना है। ज़मीन पे उसको कंक्रीट उतारने के लिए पैसे की भी ज़रूरत होती है, किताबें भी लिखी जाती हैं, नैरेटिव भी लिखा जाता है, रिसर्च वर्क भी होता है। तो मेरी कोशिश होगी कि आज आपने खासतौर से सर सैयद के कई उन पहलुओं को जिसको इस देश के दानिशवर मुसलमान ने छुपाया, और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो मक्का है जहाँ से जितने भी पैदा हुए उन सब के बारे में सबको पता है कि ये तो आइडिया ऑफ पाकिस्तान भी यही पैदा हुआ, और ये और इकबाल दोनों क्या थे। और आपने उनकी किताबें, और खासतौर से वो जो किताब जिसको आपने कहा कि वो जो उर्दू में थी फिर उसको आपने हिंदी में कराया, अगर आप वो किसी तरह मुझे दे पाएँ तो मैं उसको किसी से कह के प्रिंट करा लेता हूँ और फिर उसको बंटवाता हूँ, क्योंकि लोगों को सच में पता नहीं है। और उसमें लोगों की गलती इसलिए भी नहीं मानता मैं कि वो लोगों को जिनको बताने का काम था उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ समझा बस ठीक है क्या करना है, बस हवा में कुछ बात कह दो, काम निकाल के आगे बढ़ गए। वो मिशन जील नहीं थी। लेकिन उस किताब को मुझे बताइएगा तो मैं उसको रिप्रिंट कराऊंगा। अपने कई दोस्त हैं जिनके अपने पब्लिशिंग हाउस है, तो कम से कम सच बात तो पता चले। और वो लोग जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में उनको अल्लाह मियां मानते हैं और मसीहा मानते हैं, क्योंकि उनकी वजह से सबको रोजगार मिला है। वहाँ एक और बड़ा चलन है कि जिसको उस यूनिवर्सिटी में नौकरी मिल जाती है उनके लिए सैयद अहमद खान अल्लाह मियां से बड़ा हो जाता है, और जिसे नहीं मिलती है वो सर सैयद को खूब गाली देते हैं। ये भी एक वहाँ तरीका है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में। एक और चीज भी है वहां पे कि एक को जब वहां नौकरी मिल जाती है तो उसके कुनबे के 100 रिश्तेदारों को भी नौकरी मिल जाती है। बिल्कुल 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 समझ गया ना बिल्कुल। किस कुनबे की बात कर रहा हूँ। मैं समझ गया 140 सर। रिश्तेदार थे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। यस मैं वही कहने वाला था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने तो पूरी की पूरी पूरे खानदान छापा था। तो वही है, वो उसमें वो इरफान हबीब जो उनका कुत्ता जो था वो पालते थे और वो साइकिल पे आते थे, लेकिन कर्फ्यू में कुत्ता दूध और बिस्किट ही खाता था। तो वो अजीब किस्म का कम्युनिज्म है वहाँ, एक अलग एलिटिज्म को, जैसे वो फैज अहमद खान शाम को एक सबसे महंगी शराब पी करके जो है उन्हें मजदूरों की बात करनी होती। तो ये सब तमाम किस्म के मकौटे हैं। लेकिन आज आपने सर सैयद के बहुत सारे अनछुए पहलुओं को छुआ, और देश इस सर सैयद अहमद खान को नहीं जानता जिसको अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक दर्जा जो है वो अल्लाह मियां से ज्यादा प्राप्त है। और उनकी जितनी मक्कारियां हैं, जितनी मुनाफकतें हैं, उसको छुपाने के लिए नए नए नैरेटिव समय समय पे गढ़े गए, और वहाँ उनकी एक अलग पोजीशन है। लेकिन मुझे खुशी है कि आप जैसे आदमी जो खुद मेरठ में रहे हैं और आप वहीं के पैदाइश भी है आपकी, और आप तो उस गढ़ में रहे हैं, खासतौर से जो लेफ्टिस्टों का गढ़ है वहाँ किस तरीके से नैरेटिव बनाए जाते हैं, कैसे झूठ फैलाया जाता है। लेकिन मुझे कभी कभी ताज्जुब होता है कि आप उस गढ़ में से निकल करके आने के बाद जो आपने एक नई लाइन ली, नया रास्ता चुना, ये उससे कम से कम देश को बड़ा फायदा हुआ, युवा पीढ़ी को बड़ा फायदा हुआ, और आपके जो कहने का अंदाज है उसे आज की पीढ़ी सुनती है। आपने इतना वक्त निकाला और इस वादे के साथ कि 21 अक्टूबर 1943 को भारत की आजादी की घोषणा की, और जिस बहादुर आदमी ने की, सुभाष चंद्र बोस ने, उनका आपने भारत के दिल्ली स्थित लाल किले में जो म्यूजियम बनाया है, उसके अलावा आपने कलकत्ता में बहुत सारे काम किए हैं। और एक बड़ा काम जो आप कर रहे थे, जो आपने इस वक्त 3 मूर्ति के अंदर जो शुरू के 5 प्रधानमंत्री थे उनका आपने काम किया है। तो ऐसा नहीं है कि आपके तगमे आपके कम हैं, लेकिन आपको उस तरीके से जगह जगह बताने, जगह जगह दिखाने, वो चापलूसी करने का टेम्परामेंट आपका नहीं है। तो है, अब इस समाज का एक एटीट्यूड है कि लोग चापलूस लोग आगे बढ़ जाते हैं, और जो खुददार लोग होते हैं थोड़ा सा उनको तकलीफ तो होती है। लेकिन फिर भी तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और 21 अक्टूबर को फिर मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि अपना वक्त कर लेंगे आपस में, थोड़ा लेट करेंगे। जी आप जब कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय